हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। एनसीईआरटी की सीरीज में हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं और उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं। क्लास सिक्स में हमने जाना कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास किस तरीके से हुआ, और हमने 600 शताब्दी तक यानी कि छठी शताब्दी तक हमने मानव के विकास पर अध्ययन किया। क्या किस तरीके से मानव भवन में रहता था, किस तरीके से उसने भवन का निर्माण किया और गलियां बनी और रहने के लिए उचित स्थान बनाए गए, किन नदी के किनारे उसने कौन से अनाज का उत्पादन किया, किस तरीके से जनपद बने, जिला बने और किस तरीके से लोगों ने अपने आप को नेता कह सकते हैं बनाया, साम्राज्य स्थापित किया। ये सब बातें हम क्लास सिक्स में कवर कर चुके हैं। आज से हम सेवेंथ क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और आज पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कि हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, एक यहाँ पर ये मैप दिखाया गया है। मैप में बताया गया है कि ये जो है वो भूगोलवेत्ता एक थे कि अल इद्रिसी ने 1154 में इस मैप को बनाया था। और यहाँ जो नक्शा दिया गया है यह उनके द्वारा बनाया गया दुनिया के सबसे बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। और फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में एक दूसरा मानचित्र दिया गया है, उसे बनाया था। तो इसमें जब हम इसे पलट दें तो जैसे देखिए यहाँ पर ये श्रीलंका को दर्शाया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा दक्षिण भारत को दिखाया गया है। अगर हम इस पूरे मैप को पलट दें तो श्रीलंका फिर से इधर साइड यहाँ पर नीचे आ जाएगा और हमारा ये दक्षिण पार्ट ऊपर चला जाएगा। और ये देखिए जो 1720 में मैप बनाया गया था फ्रांसीसियों द्वारा, उसका ये चित्र है। इसमें पूरी तरीके से मैप को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये श्रीलंका है और ये साउथ इंडिया है। अब है नई और पुरानी शब्दावली। इसमें एक उदाहरण लिया गया है कि किस तरीके से लोगों की भाषा में परिवर्तन होता रहा, उनके अर्थ क्या थे, और ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके की भाषाओं से भरा हुआ था। ये भाषाएं भी समय समय के साथ बदलती रहीं। उदाहरण के लिए फारसी आधुनिक फारसी से कई मामलों में भिन्न है। सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं, और समय के साथ साथ शब्दों में के भी अर्थ बदले हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लिया गया है। आधुनिक राष्ट्र में हम उसे भारत कहते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों में से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रचार के साथ साथ उन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़े। उसके बाद बाबर का आगमन होता है और बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। देखिए, इतिहासकार किसी भी युग का अध्ययन करते हैं तो उसकी खोज की प्रकृति क्या होती है, इसे देखते हुए अलग अलग स्रोत उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल जब यानी क्लास सिक्स में हमने पढ़ा तो गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम आमतौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 700 से 1750 ईस्वी तक के काल को हम मध्यकालीन भारत के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी बातें इस काल में ऐसी मिलेंगी जो हमें आगे की ओर ले जाती हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर ही निर्भर हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री और संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। अब कागज का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी।
उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उस कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस समय कागज का अभाव था। एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदेंगे तो हो सकता है कि उसकी कीमत अच्छी होती हो और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता हो। अब यहाँ पर बताया गया है कि इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखक तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। अधिक धनिक या फिर कैसे व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा कागरों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं। देखिए उस टाइम क्या था कि फोटोकॉपी या फिर कागज के कारखाने या फिर छापा खाने तो होते नहीं थे। तो किस तरीके से फोटोकॉपी या की जाती थी, तो किसी पुस्तक को जब लिखा जाता था या लिखवाना होता था, फोटोकॉपी करनी होती थी, तो कुछ व्यक्ति उसको लिखते थे। जैसे मान लीजिए आप अगर आपको उस समय करना होता तो जैसे सतीश चंद्र पुस्तक है, सतीश चंद्रा, तो उसे पूरी तरीके से एक लेखक लिख देता था, उस किताब को फोटोकॉपी के तर्ज पर हाथ से लिख देता था। तो उसमें होता क्या था कि शब्द बदल जाते थे, कहीं कहीं वो अपने भाषा का प्रयोग कर देता था। इसी तरीके से फिर से जब उस पुस्तक को लिखा जाता था तो इस तरीके से कई बार भाषा चेंज होते होते कभी कभी पुस्तक के आधे अर्थ ही बदल जाते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कहीं कोई शब्द, कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्षों बाद यानी लिखा 1358 में। दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में यह कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 1700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसके लिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी का उत्पादन इसमें हुआ। इस युग में गतिशीलता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर से यात्राएं किया करते थे। अब इसमें नामांकन की बात आती है कि एक समुदाय का खूब इसमें वर्चस्व निकलकर सामने आया, जिन्हें राजपूत कहा गया, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचरण संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई होती थी और खेती का इलाका बढ़ता गया। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक और तेजी से हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने में लगे रहे और कृषक बन गए। आगे दिया गया है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ
इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए, चोल साम्राज्य, जिनके बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक 3 में पढ़ेंगे, मुगल 4 में, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, आप कह सकते हैं, पलायन कर जाते थे। भाषा और क्षेत्र। अब देखिए, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारसमुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मआबरी, गौड़ी, अवधी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अब क्लास 9th में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहीं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी। अगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, तो किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय के लिए हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय को लेकर घड़ी कैलेंडर की तरफ नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे, दिन या वर्षों बीतने के रूप में इतिहास नहीं बदलता है। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए, तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे, यानी कि 700 से 1750 ईस्वी तक। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। अब इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब जो आगे आने वाली क्लासेस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि धीरे धीरे हम मध्यकाल के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। और 7th क्लास से अगर देखा जाए तो हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए इन क्लासेस को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।